हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम मीडिया 7। चलिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले मैं 3 वीडियो दे चुकी हूँ। ये 4th पार्ट है जिसमें मैंने आर्थिक विकास के समझ पुस्तक के सारे लेसन और आईएमपी क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि अभी तक जिन भी लोगों ने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो जिन भी बच्चों तक आप सेंड करना चाहते हैं, जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं या सब परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उन तक पहुंचा दीजिए। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट है हमारा अध्याय विकास। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, है ना। मतलब देश की जो हमारी कुल आय है और कुल आय को कुल जनसंख्या से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमें प्रति व्यक्ति आय निकल के मिल जाती है। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं से प्राप्त आय को कहते हैं राष्ट्रीय आय। हमारे एक वर्ष के अंदर जो भी हमें वस्तुओं से, सेवाओं से या फिर कहीं से भी हमें जो आय प्राप्त होती है, वो पूरी आय जो होती है वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में आय उच्च देश है 49,300 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। 2018-19 में उच्च आय वाला राज्य है हरियाणा। 2019 में निम्न आय वाला राज्य है बिहार। 1000 जीवित बच्चों पर मरने वालों की संख्या को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। 7 वर्ष से अधिक साक्षर जनसंख्या का अनुपात है साक्षरता दर कहलाता है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है केरल। भारत का साक्षरता वाला राज्य है केरल। और देश के विकास का आधार है शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब अगर देश का विकास करना है तो हमको दो चीज़ों को बहुत मजबूत बनाना होगा। जो आधार है हमारा, शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। किसी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास राष्ट्रीय विकास कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनी जो अनेक देशों में अपना उत्पादन एवं नियंत्रण व्यापार करती हैं, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। औसत आय किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या का भाग देने से हमें प्राप्त होती है औसत आय। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के द्वारा प्राप्त होती हैं, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। गणना सूत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। विकसित देश। विकसित देश उच्चतम प्रति व्यक्ति आय या उच्च जीवन स्तर वाले देशों को विकसित देश कहते हैं। मतलब विकसित देशों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी उच्च होती है और उनकी लाइफ स्टाइल जो होती है बहुत उच्च होती है। सारी विलासिता की वस्तुएं उनके पास होती हैं। उनका जीवन लाइफ स्टाइल जो होती है बहुत हाई लेवल की होती है, इसलिए उन देशों को विकसित देश कहा जाता है। सिर्फ शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों पर मरने वालों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में सबसे जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता दर में 7 वर्ष से बड़ा बच्चा जो पढ़ और लिख सकता है वह क्या कहलाते हैं, साक्षर कहलाते हैं। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो विश्व के विभिन्न देशों का अध्ययन कर मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यूएनडीपी कहलाता है। एचडीआई मानव विकास सूचकांक, एचडीआई का फुल फॉर्म है मानव विकास सूचकांक। यह विश्व के देशों में विकास स्तर को समझने या तुलना करने में सहायक होता है। विकास धारणीता, विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है वह भावी पीढ़ी के लिए बना होता है, उसे विकास की धारणीता कहते हैं। अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। मतलब जैसे पशुपालन है, कृषि है, ये किस क्षेत्र के उदाहरण हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। और जो विनिर्माण का कार्य करते हैं वो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। और जो हमारी सेवाएं होती हैं जैसे परिवहन सेवा है, बैंकिंग सेवा, चिकित्सा सेवा है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। ओके, तो प्राथमिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और पशुपालन आता है।
प्राकृतिक उत्पादों का निर्माण कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र, है ना। जब हम प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को विनिर्माण कर देते हैं, उनको एक सांचा दे देते हैं, किसी दूसरे रूप में ढाल देते हैं, तो वह हमारा द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है। तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में के अंतर्गत हैं उद्योग, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परिवहन, व्यापार, संचार। ओके, प्रौद्योगिकी पर आधारित है सूचना एवं संचार। कृषि क्षेत्र जिनके पास रोजगार नहीं है वह अल्प बेरोजगारी कहलाती है। मतलब कृषि क्षेत्र जिनके पास रोजगार नहीं है वो अल्प बेरोजगार कहलाते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू हुई 2005 में। रोजगार गारंटी योजना में कार्य किया जाता है 100 दिन का। रोजगार गारंटी योजना जो है उसमें 100 दिन का कार्य आपको दिया जाता है। रोजगार अवधि निर्मित नियमों का पालन होता है संगठित क्षेत्र में। छोटी छोटी बिक्री इकाई कहलाती है असंगठित क्षेत्र। परिसंपत्तियों पर एकल व्यक्ति का अधिकार है निजी क्षेत्र कहलाता है। परिसंपत्तियों का स्वामित्व है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है उद्यमों का स्वामित्व। उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का सकल घरेलू मूल्य है जीडीपी। सूचना प्रौद्योगिकी किसी इलेक्ट्रॉनिक विधि से सूचना भेजने प्राप्त करने की एक तकनीक है जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट आता है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। छिपी बेरोजगारी जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे रहते हैं उसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अंतिम वस्तुएं जिसका प्रयोग अंतिम उपभोग अथवा पूंजी में होता है उसे अंतिम उपभोग एवं पूंजी में होता है उसे ही हम क्या करते हैं अंतिम वस्तुएं कहते हैं। संगठित क्षेत्र जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, सुनिश्चित होती है और सरकारी नियम कानून होते हैं वह संगठित क्षेत्र कहलाता है। असंगठित क्षेत्र जिसमें सरकारी नियम नहीं होते हैं, नियंत्रण नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। निजी क्षेत्र में उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। खुली बेरोजगारी जब देश की श्रम शक्ति रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सकती तो इसी स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। यह औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। अध्याय 3 मुद्रा एवं साख। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान कहलाता है वस्तु विनिमय। मतलब जैसे हमारे पास गेहूं हुआ, गेहूं की फसल हम पैदावार हुई और दूसरे किसी अन्य किसान के पास चावल की फसल का उत्पादन हुआ तो क्या करते हैं कि चावल के बदले उसने हमें गेहूं दे दिया और हमने गेहूं के बदले उसको चावल दे दिया। तो ये क्या है? वस्तु के बदले हमने वस्तु ली। तो इसको ही हम इस विनिमय प्रणाली को हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा एक आधुनिक रूप है। जैसे सिक्के हैं, नोट हैं, ये क्या है? मुद्रा के आधुनिक रूप है। करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है नियोक्ता। छोटी गतिविधियों से विकास व चमत्कार कर सकते हैं। कथन है प्रोफेसर यूनुस का। वस्तु, सामान, मकान, भूमि, गाड़ी बैंक में रखना ऋणाधार है। स्व सहायता समूह में सदस्य होते हैं 15 से 20। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई 1970 में। ऋण के औपचारिक स्रोत हैं बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्व सहायता समूह। ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं साहूकार, पटेल और रसूखदार लोग। मुद्रा से अभिप्राय मतलब जो देखिए ऋण के औपचारिक स्रोत हैं, है ना। मतलब जो हमें ऋण मतलब कर्जा देते हैं वो कौन देता है? जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, स्व सहायता समूह है, ये हमको बैंक औपचारिक रूप से देते हैं, है ना। मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ता है? कुछ उनके नियमों के अकॉर्डिंग या कुछ दस्तावेज साइन करना होता है जिसके कारण हमें ब्याज मिलता है, ऋण मिलता है। ओके, उसी तरह से अनौपचारिक स्रोत होते हैं जैसे साहूकार है, कोई पटेल है, या फिर हम जिनको पहचानते हैं कोई बड़ा आदमी है उनके पास हम जाके कि भाई हमें इतने पैसों की ज़रूरत है तो वो एक अनौपचारिक तरीके से हमारे लिए ऋण देते हैं।
ओके, तो ये औपचारिक और अनौपचारिक ऋण के स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा। मुद्रा से अभिप्राय वस्तु से है, विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता है मुद्रा का। वस्तु विनिमय, जब चीज़ों का लेना देना, लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में हो, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। मतलब वस्तु विनिमय में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ वस्तुओं का ही आदान प्रदान किया जाता है। करेंसी, मुद्रा का आधुनिक रूप है और जिसमें सिक्के और नोट आते हैं। चेक, ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर उनके नाम के दूसरे व्यक्ति को एक विशेष रुपए का भुगतान होने का आदेश देता है। क्या कहलाता है? चेक कहलाता है। व्यावसायिक बैंक, वह संस्था जो कि मुद्रा की प्राप्ति एवं ग्राहकों की मांग पर उनका भुगतान करता है। क्या कहलाता है? व्यावसायिक बैंक। सहकारी समितियां, यह लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जिसमें अपने हित की पूर्ति करता है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ और केंद्रीय बैंक यह देश की करेंसी नोट को छापता है। अध्याय 4 है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। जो कंपनी अनेक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, है ना। मतलब जो कंपनियां एक देश में नहीं अन्य देशों में भी उत्पादन और नियंत्रण करती हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। भूमि, मशीन, उपकरण को क्रय करना कहलाता है निवेश, है ना। जब हम किसी भूमि या मशीन उपकरण को खरीदते हैं या फिर उसमें पैसा लगाते हैं तो वो क्या खरीदते हैं या लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? निवेश करना कहलाता है। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। एक देश से हम अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाते हैं तो वह हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण की नीति कहलाती है। जब सरकार क्या होता है कि व्यापार पर करों में छूट दे देती है और हमको थोड़ा सा एक उदारीकरण की नीति अपनाती है, उसे ही कहा जाता है उदारीकरण। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में। इलेक्ट्रॉनिक डाक देने के माध्यम है इंटरनेट। वैश्वीकरण में सर्वाधिक लाभान्वित हुए धनी वर्ग। कंपनी उत्पादकों को मूल्य, गुणवत्ता, श्रम बेची है। ब्रांड ने मोटर गाड़ी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है फोर्ड मोटर 1995। तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं 160 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स। निवेश, परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों को खरीदना एवं उपयोग की मुद्रा को निवेश कहते हैं। विदेशी व्यापार, दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। वैश्वीकरण, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। व्यापार अवरोधक, देश से होने वाले आयात पर लगने वाले प्रतिबंध को व्यापार अवरोधक कहते हैं। उदारीकरण, सरकार द्वारा अवरोधों पर प्रतिबंध हटाना उदारीकरण कहलाता है। कोटा, सरकार द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को सीमित करना कोटा कहलाती है। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व व्यापार संगठन कहलाता है। मतलब जो विश्व व्यापार संगठन होता है ये हमारे पूरे विश्व में जो भी व्यापार हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात हो रहा है, तो ये सारा व्यापार पर कंट्रोल करता है और इन व्यापार संगठनों को नियंत्रित करता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन। ये हमारा सामाजिक विज्ञान का लास्ट वीडियो था। मैंने सभी बुक्स के अलग अलग वीडियो बनाए हैं और सभी बुक्स के अलग अलग टॉपिक को, अलग अलग अध्याय को, उसके सभी वन लाइनर जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते थे बनाने की कोशिश की है। तो आप सभी बच्चे और सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि अपने विद्यालयों में बच्चों को ये वीडियो सेंड करें और वो ये बुक के जो बीच बीच के वन लाइनर हैं, जो वन लाइनर में पूछे जाते हैं, तो ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें, बार बार सुनें, बार बार देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी मेहनत करें। सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच।